हाँ जी। तो स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म पे ब्रदर्स एजुकेशन हब पे। जो भी चैनल के ऊपर नया जुड़ा है चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर भी कर देना, ठीक है। अपने सिंगम सीरीज के अंदर बात करें थे कंटिन्यू क्लासों के अंदर, उसी के अनुरूप चलते हैं, क्योंकि जो पंजाब पुलिस की अपनी तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी वैकेंसी है पंजाब पुलिस की, उसके अंदर कंटिन्यू जुड़े रहिए और बने रहिए। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है, यानी कि कौन किसके पास कौन सा व्यक्ति है जो कि सर्वोच्च न्यायालय की हाई कोर्ट से परामर्श ले सकता है, हाई कोर्ट से कोई बात को पूछ सकता है, हाई कोर्ट से परामर्श ले सकता है। तो कि किसी कानून ਲਈ सुप्रीम कोर्ट तो सलाह लेने का अधिकार है। तो किसनो अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास में। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। लेकिन उसके लिए मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो सिर्फ सलाह ले सकता है, मानना कोई जरूरी नहीं है इसके लिए। संविधान अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्य को संपन्न करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, उसका प्रधान किसे बनाया जाता है? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 74 देयर विल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ कैरी आउट द वर्क ऑफ द प्रेसिडेंट एंड हु हैज बीन मेड इन हेड। संविधान ਦੇ अनुच्छेद 74 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एंड कैबिनेट मंत्री। यानी कि सिंपल सी बात है, जो भी लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष लोकसभा के मेंबर होते हैं, लोकसभा के मेंबर में जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल, उस मंत्रिमंडल का सभी मंत्रियों का जो मंत्री कहलाता है उसे प्रधानमंत्री कहा जाता है। सभी मंत्रियों का जो मंत्री होता है उसे प्रधानमंत्री कहा जाता है। और राष्ट्रपति आर्टिकल 74 के अनुसार, राष्ट्रपति आर्टिकल 74 के अनुसार लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को क्या नियुक्त करते हैं? तो प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। क्या? प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। और यही वो सबका क्या होता है? यही वो सबका मंत्री होता है। तो कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। तो इस 1 नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से कब किस दिन पारित किया? ऑन विच डे डिड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फाइनली पास द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान सभा ने आखिरकार किस दिन संविधान पास किया? 15 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1948, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो अंतिम रूप से संविधान कब बन के तैयार हुआ था? अंतिम रूप से संविधान की बात करते हो तो अंतिम रूप से संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था। अंतिम रूप से संविधान कब बन के तैयार होता है? तो 26 नवंबर 1949 को। हाँ जी, आगे चले। तो संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो ऑन विच डे डिड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फाइनली पास द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान सभा ने आखिर विच किस दिन संविधान पास किया सी?
तो 26 नवंबर 1949 को कब किया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अंतिम रूप से क्या पास किया था? तो अपना संविधान तैयार किया था कब? 26 नवंबर 1949 को आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वो प्रेसिडेंट ओवर द फर्स्ट डे सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। तो भारतीय संविधान सभा के पहले दिन दे सेशन दी प्रधान सी किसनु कीता सी? किसनु कीता? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और सच्चिदानंद सिन्हा को। तो किसने की थी पहले दिन की अध्यक्षता? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सॉरी सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 9 दिसंबर को जो बैठक होती, 9 दिसंबर को जो बैठक होती वो किसने की थी? 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? आर्टिकल 1, 2, 3 को ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। संविधान से 123 का अनुच्छेद किससे संबंधित है? संविधान की धारा 123 किसना? राष्ट्रपति का अध्यादेश। तो यह राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है, राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। यानी कि सिंपल सा मैं कहूं तो जब संसद का काम होता है कानून का निर्माण करना, संसद में 2 अंग होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा व राज्यसभा संसद के 2 अंग होती है। जब लोकसभा स्थायी और अस्थायी होता है, राज्यसभा स्थायी होता है, लोकसभा अस्थायी होता है, राज्यसभा स्थायी। जब लोकसभा काम नहीं कर रहा होता तो कानून नहीं बन पाएगा, लोकसभा का विघटन होने पर राष्ट्रपति का आदेश जारी कर देने से अध्यादेश कहा जाता है, राष्ट्रपति का से अध्यादेश कहा जाता है। ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई? तो उसकी आत्मा कहा जाता है किसको? प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है किसको? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। भारत है इंडिया से भारतीय है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इसमें से कोई नहीं। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जिसका खुद का कोई धर्म नहीं है, धर्म खुद का नहीं है। किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। धर्म नहीं है, हस्तक्षेप नहीं करेगा, बढ़ावा नहीं दे, किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा, किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है सेक्युलरिज्म मीन्स भारतीय है, राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना है, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, राज्य सरकार के द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना, राज्य सरकार के द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना, यही भारत का है, भारतीय है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ किसी धर्म को स्वीकार नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि भारत के संविधान की जो उद्देशिका यानी कि जिसे प्रस्तावना कहा जाता है? प्रस्तावना कहा जाता है, उसके अंदर देखने को नहीं मिलता। ऐसा कौन सा शब्द है जो कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में अपने को देखने को नहीं मिलता? तो वो कौन सा शब्द है? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। तो इसके अंदर मैं बता देता हूं 5 शब्द है। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ये 5 शब्द है। लोक कल्याण जैसा ऐसा कोई भी शब्द नहीं है। यह तो राज्य के जो नीति के निर्देशक तत्व पढ़ते हैं उसके अंदर पढ़ा जाता है। यानी कि भाग नंबर बात करें तो भाग नंबर 4 के अंदर पढ़ा जाता है। भाग नंबर 4 के अंदर क्या पढ़े जाते हैं? तो राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों के अंदर अनुच्छेद 38 की बात करता तो अनुच्छेद 38 के अंदर क्या पढ़े जाते हैं? तो यह पढ़े जाता है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई थी? तो भारतीय संविधान में से समवर्ती सूचियां 3 प्रकार की होती है। राज्य सूची, केंद्रीय सूची और समवर्ती सूची।
जिसके ऊपर राज्य कानून है उसे राज्य सूची कहा जाता है, जिसके ऊपर केंद्र कानून उसे केंद्रीय सूची, और जिसके ऊपर दोनों कानून आती है उसे संवर्ती सूची कहा जाता है। जो संवर्ती सूची का प्रावधान है वो भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया, तो संवर्ती सूची का जो प्रावधान है भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया गया। कहाँ से? संवर्ती सूची के कानून में कोई विवाद हो जाता है तो किसका अंतिम रूप से मान्य होता है? संवर्ती सूची में कोई विवाद होने पर अंतिम रूप से जिसका कानून मान्य होता है उसे कौन सा? केंद्र सरकार का जो कानून होता है वो अंतिम रूप से मान्य होता है किसके ऊपर? संवर्ती सूची में किसी भी प्रकार का विवाद हो जाता है तो अंतिम रूप से किसका कानून मान्य होता है? तो अंतिम रूप से, और तीनों की तीनों सूचियाँ भारत के संविधान की अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां के अंदर जो 7 नंबर अनुसूची है उसके अंदर ये तीनों केंद्र व राज्यों के बीच में विषयों का बंटवारा किया गया है। यहाँ पे बंटवारे से पता चलता है कि केंद्र के पास में कौन से विषय है, राज्य के पास में कौन से विषय है, या फिर राज्य कौन से पर कानून बना सकता है, केंद्र कौन से पे कानून बना सकता है। इस बात का उल्लेख यहाँ पे किया गया है, जो कि अपने को यहाँ से बेसिक से देखने को मिलता है केंद्रीय व राज्य के बीच में सूची का। ठीक है, बाकी अपने कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।